Hello students, here our next lecture of class 10 subject biology, chapter heredity and evolution, fourth chapter हमारा चल रहा है bio portion में. हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि मैंडल ने अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कर लिया था, यानी कि एक कैरेक्टर को लेके उन्होंने क्रॉस कर लिया था जिसका रेशियो उन्हें 1:2:1 जीनोटिपिक और 3:1 फिनोटिपिक रेशियो उन्हें मिला था. जीनोटिपिक मीन्स जीन से रिलेटेड, हमने जीन्स को आइडेंटिफाई करके किया, और फिनोटिपिक फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हमने बात करी थी. तो उसके बाद मैंडल ने कंक्लूजन निकाला फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट या मोनो हाइब्रिड क्रॉस. मैंडल ने कहा कि दो चीज़ें मैंडल ने निकाली या दो तीन चीज़ें उन्होंने बताई कि कोई भी कैरेक्टर कभी भी डिसअपियर नहीं होता है किसी भी पेरेंट का, वो रहता है पेरेंट्स की प्रोजेनी में, किसी न किसी फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है. ज़रूरत पड़ती है उसे एक्सप्रेशन की, तो जब उसके लिए सूटेबल रहेगा वो खुद को शो करता है. जो खुद को शो नहीं कर पाता है वो डोमिनेंट होता है, जो खुद को शो नहीं कर पाता है वो रेसेसिव होता है, और जो खुद को शो कर गया वो डोमिनेंट होता है. ओके, तो मैंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दो लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो खुद को एक्सप्रेस करता है इवन तब भी जब उसके साथ उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का दूसरा जीन उसके पास प्रेजेंट है, उसके बावजूद भी वो खुद को शो करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो उसे डोमिनेंट कह देते हैं. और दूसरा एक रेसेसिव एलील या रेसेसिव फैक्टर होता है जो कि खुद को शो नहीं कर पाता है तब तक जब तक उसके पास डोमिनेंट वाला दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, तो या दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग जीन है. तो जो शो कर जाएगा और दूसरे के इफेक्ट को छुपा देगा उसे डोमिनेंट, और जो खुद को शो नहीं कर पाता है, ना ही दूसरे के इफेक्ट को छुपा पाता है या उसको चेक कर पाता है, तो उसे हम रेसेसिव बोल देते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि मैंडल ने चलो ठीक है तो बोल दिया. मैंडल ने एक और लॉ दिया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे हमने कहा. तो मैंडल की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग मैंडल ने कहा कि जो भी कैरेक्टर मिलने होते हैं बच्चे को वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही मिल जाते हैं, यानी कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेपरेट हो जाता है. सेग्रीगेशन का मीनिंग ही हुआ ना सेपरेट होना. तो जो फैक्टर होते हैं हर एक कैरेक्टर के जो फैक्टर या जो जीन होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ही सेपरेट हो जाते हैं पेरेंट की बॉडी से, और फिर उसे वो ऑफस्प्रिंग में मिलते हैं. ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें देने के बाद मैंडल ने कहा कि हम दूसरा क्रॉस करेंगे जिसे हम डाई हाइब्रिड, क्योंकि एक ही हमें पता है कि साइंस बहुत सारे प्रूफ मांगता है तो एक ही से तो हो नहीं सकता. तो मैंडल ने फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस किया. डाई हाइब्रिड क्रॉस में मैंडल ने दो कैरेक्टर लिए. पहले तो एक ही कैरेक्टर लिया था ना, सिर्फ हाइट. उसके बाद मैंडल ने कहा कि हम दो कैरेक्टर के बेसिस पे बात करते हैं. मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि दो कैरेक्टर जब पास होते हैं तो क्या वो फॉलो कर रहे हैं इस रूल को जो मोनो हाइब्रिड में हमने देखा या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो पेरेंटल जनरेशन उन्होंने ली. उन्होंने जो दो कैरेक्टर लिए ना, उन्होंने शेप और कलर के बेसिस एक सीड लिया, उस सीड का शेप और कलर उन्होंने चूज किया. उन्होंने कहा कि एक कैरेक्टर में शेप ले लेता हूँ, किस तरीके का वो दिखता है, दूसरा कलर कौन से कलर का वो दिखाई देता है, उस बेसिस पे मैं बात करूंगा, उस बेसिस पे मैं इनहेरिटेंस को चेक करूंगा, ऐसा मैंडल ने कहा. ठीक है, तो जो शेप था वो एक राउंड और एक रिंकल. जैसे हाइट में हमने पढ़ा ना, हाइट एक कैरेक्टर है लेकिन हाइट के दो पार्ट हैं, कोई लंबा होगा और कोई छोटा होगा, है ना. तो ऐसे शेप भी तो एक राउंड हो सकता है, एक रिंकल्ड हो सकता है ना. तो मैंडल ने वही लिया, एक ऐसा बीज लिया जो कि राउंड है, एक ऐसा बीज लिया जो रिंकल्ड है. ठीक है, दूसरा उन दोनों के बीच में क्रॉस कराया, और साथ ही साथ उन दो बीजों में एक और कैरेक्टर था कि जो राउंड शेप वाला था ना वो येलो कलर का ले लिया, और जो रिंकल शेप वाला था वो ग्रीन कलर का ले लिया. तो राउंड येलो और राउंड रिंकल्ड ग्रीन का आपस में क्रॉस करा दिया. मान लो ये मेल है और ये फीमेल है. ठीक है, तो इन दोनों का जब आपस में क्रॉस कराया तो फर्स्ट जनरेशन जो मिली वो सभी की सभी राउंड येलो एंड राउंड येलो ही मिली. इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आया कि फर्स्ट जनरेशन मीन्स कि जब हमने पहला क्रॉस किया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था, तब भी हमें इसी टाइप का कुछ रिजल्ट मिला था. फर्स्ट जनरेशन में वही शो हुआ था जो पावरफुल था, जो खुद की डोमिनेंसी शो कर पा रहा था, है ना. और यहाँ पे भी यही हुआ. इसका मतलब राउंड और येलो दोनों के ही दोनों कैरेक्टर क्या हैं, डोमिनेंट है, यानी कि रिंकल और ग्रीन क्या हो जाएंगे, रेसेसिव हो जाएंगे. और जो रेसेसिव होता है उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो डोमिनेंट होता है उसे हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ओके, तो अब ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में तो सेम रिजल्ट मिला जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मिला था. अब चलिए चेक करते हैं सेकंड जनरेशन में क्या है. तो सेकंड जनरेशन में जब किया तो पहले तो मैंडल ने कहा कि अब इन दोनों के ही बीच में हम आपस में क्रॉस कराएंगे. अब जो दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो उन्हें जो रेशियो मिला, फिनोटिपिक रेशियो, पहले तो गैमेट मिले, कैपिटल आर वाई, कैपिटल स्मॉल आर
कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई यहाँ पे मिला। और फिर इनके बीच में जो फॉर्मेशन होगा वो हमने चेक किया, क्रॉस गैमेट्स के बीच में क्रॉस, राउंड येलो ऐसे मिले। और देखा फिनोटिपिक कैरेक्टर में तो 9 राउंड येलो मिले, नाइन तो राउंड येलो मिले थे, और 3 जो मिले थे राउंड ग्रीन, एंड 3 जो मिले, हाँ, 9 मिले थे राउंड येलो, 3 मिले थे रिंकल्ड येलो, एंड 3 मिले थे कौन से हमारे राउंड ग्रीन, और 1 मिला था रिंकल ग्रीन। ठीक है, तो सेम कुछ इसी तरीके का फिनोमिना हमें तभी भी देखने को मिला था जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था। तो हमने क्योंकि वहाँ पे एक कैरेक्टर लिया था 1:2:1 दिखाई दिया, यहाँ पे 2 कैरेक्टर लिए थे तो 9:3:3:1 यहाँ पे को मिला। और ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि मेंडल के जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या है, ये पूछा गया है। और अभी भी इस बार भी जो 10th के एग्जाम हुए थे वहाँ पे पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा था कि मेंडल का जो फिनोटिपिक रेशियो होगा, ऐसे दिया गया था कि एक इसी टाइप का दिया हुआ था क्वेश्चन कि एक प्लांट है, उसके 2 कैरेक्टर हैं, जैसे बोलेंगे शेप, और वो राउंड शेप का है और येलो कलर का है, और उसी का जैसा दूसरा प्लांट है वो रिंकल शेप का है और क्या ग्रीन कलर का है, और ऐसे कुछ इनके बीच में क्रॉस हुआ, प्रोजेनी हुई, ये वो ऐसे दिया, और लास्ट में पूछ दिया कि इसका रेशियो बता दो। रेशियो कौन सा पूछेगा, वो ऑफकोर्स F2 जनरेशन का ही पूछेगा, क्योंकि FN में कोई रेशियो नहीं है, FN में सब सेम है, वो ऑफकोर्स पूछता है। उसने ऐसा नहीं लिखा कि सेकंड जनरेशन का बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लिख दिया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस आप लिख ही नहीं सकते हो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जाएगा आपको कि ये डाईहाइब्रिड है या मोनो हाइब्रिड है, आपको पहचानना पड़ेगा कैसे, कितने कैरेक्टर आपको शो किए गए। वहाँ पे शेप और कलर शो किया था, इट मीन्स कि वो डाईहाइब्रिड था, आपको डाईहाइब्रिड का लिखना होगा, और वो भी कौन सा, F2 जनरेशन का। और डाईहाइब्रिड में मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे फिनोटिपिक ही पूछा जाता है, जीनोटिपिक नहीं पूछा जाता। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो जो कि बहुत ईजी है, 9:3:3:1। ठीक है, और अगर आप जीनोटिपिक करेंगे तो 1:2:1:2:4:2:1:1 हमें ये जीनोटिपिक रेशियो इसका मिलता है। तो ये पूछा नहीं जाता है आपसे, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो हमें फिनोटिपिक ही देखना होता है इसमें। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा कि ठीक है, इन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में तो बता दिया था, डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने जाना, इसके बारे में सीख लिया है। तो अब यहाँ से भी मेंडल ने एक लॉ दिया, मेंडल का तीसरा लॉ, एक तो पहला क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड वन इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहाँ से जो थर्ड लॉ आया वो आया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये लॉ स्टेट करता है कि जो भी फैक्टर होंगे हर एक कैरेक्टर के, वो किसी भी गैमेट में अगर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो वो इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं किसी भी कैरेक्टर का। जैसे एग्जांपल, अगर हमने एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किया है एक्सपेरिमेंट शो करने के लिए कि कॉटिलिडन का कलर लिया है, तो वो हमेशा शीट शेप के लिए इंडिपेंडेंट रहेगा। मतलब कि शीट का जो शेप होगा या किसी का भी शेप जो है वो कभी भी कलर पे इफेक्ट नहीं डालेगा। वो शेप जो भी होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो शेप ना दे रहा हो, उसका शेप खराब हो जा रहा हो, लेकिन फिर भी कलर उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, या वो कलर खराब हो रहा है, कलर वाइट हो जा रहा है, ग्रीन भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, तो सीड का शेप उसके लिए कुछ नहीं करेगा। और हमेशा ऐसा ही होता है हर एक ऑर्गेनिज्म में, किसी में भी आप बोलें, कभी भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर पे इफेक्ट नहीं डालता है, ना ही अच्छा ना ही बुरा, कोई रिलेशन नहीं है उसका, इस जीन का इस जीन से कोई रिलेशन नहीं है। मतलब कि शेप वाले जीन का कलर वाले जीन से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो कभी भी इसके इफेक्ट की वजह से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस शेप की वजह से इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसके कलर की वजह से इस पे इफेक्ट कभी भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये था मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मेंडल के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जो कि बहुत ही इजी लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से तो हमें 2 लॉ मिलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट और सेग्रीगेशन का, और डाईहाइब्रिड क्रॉस से हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पता चलता है। यहाँ से मेंडल ने कंक्लूजन निकाला, डाईहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल ने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर इफेक्ट नहीं डालता है, ना ही अच्छा और ना ही बुरा।
ठीक है। तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेड्स कैसे, जो भी ट्रेड जा रहा है हम बोल रहे हैं कि ठीक है वो वाइट है, ब्लैक है, ग्रीन है, जो भी है, तो वो एक्सप्रेस कैसे होते हैं। तो मेंडल ने बताया कि ट्रेड जो होते हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जो कि एक स्टेबल डिस्क्रिएट पर्टिकुलेट यूनिट होती है हेरिडिटी की, जिसे कि हम फैक्टर बोलते हैं। मतलब कि मेंडल का कहना था कि एक फैक्टर ऐसा होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर को लेके जाता है, और उन्हीं फैक्टर्स को, मेंडल के लिए जो फैक्टर्स थे वही फैक्टर अब किस नाम से जाने जाते हैं, जीन नाम से जाने जाते हैं। तो मेंडल ने ये बता तो पहले ही दिया था कि हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक फैक्टर होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, या हर एक कैरेक्टर के लिए फैक्टर होता है, जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। लेकिन मेंडल को उस टाइम पे नहीं पता था कि ये फैक्टर नहीं, जीन के नाम से जाने जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जीन्स वॉक इन पेयर, हमें पता है कि जीन्स हमेशा किस में काम करते हैं, पेयर्स में काम करते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लो टी और हाइट के लिए एक जीन ये है, तो ये हमेशा पेयर में है ना, टी और टी, कैपिटल टी हो गया। तो बोल रहा है कि देयर इज अ पेयर ऑफ जीन फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक ऑन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट हमेशा रहता है हर एक कैरेक्टर के लिए, भले आप हाइट की बात करो, आप शेप की बात करो, साइज की बात करो, पोजिशन की बात करो, आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा जीन पेयर में प्रेजेंट रहेंगे। और साथ ही साथ वो दो ट्रेट को शो करेगा, एक डोमिनेंट ट्रेट और एक रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। और हर एक पेरेंट के पास एक पेयर होगा, एक के पास डोमिनेंट होगा तो एक के पास रेसेसिव होगा, ठीक है। या दोनों के पास अगर डोमिनेंट है तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर दोनों के पास यही होगा तो फिर गैमेट यही बनेंगे हमेशा, कि वो चेंज ही नहीं होगा। तो मतलब कि डिपेंड करता है, हर एक पेरेंट के पास एक पेयर होता है जीन का, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक कैरेक्टर के लिए, हर एक मीन्स जितने भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में होते हैं, तो उसके लिए पेरेंट की बॉडी में उसके लिए जीन प्रेजेंट रहते हैं, क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए मेल और फीमेल गैमेट जो है कैरी किए जाते हैं जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है। तो जो दो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, मतलब कोई भी दो जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई भी कैरेक्टर कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, क्योंकि वो वैसे ही इंफॉर्मेशन को लेके आए हैं, उनको वैसे ही इंफॉर्मेशन के साथ भेजा है। अगर कोई फ्लावर ग्रीन कलर का है तो उसे ग्रीन कलर की इंफॉर्मेशन ही दी गई है, उस पर जो जीन था उसके जीन ने एक ऐसे एंजाइम को स्टिमुलेट किया जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है। तो उसको वही इंफॉर्मेशन दी थी और इसी वजह से उसने ग्रीन कलर शो किया। तो वही बोल रहा है कि द टू जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये हमेशा क्रोमोसोम के करस्पॉन्डिंग पोजिशन पे प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो प्रोजेनी होती है वो इनहेरिट करती है दो जीन को फॉर हर एक ट्रेट के लिए पेरेंट से, ठीक है। बट मतलब प्रोजेनी को ट्रांसफर किया जाता है हर एक ट्रेट, हर एक जीन जो भी होता है वो, ताकि वो अपनी जनरेशन में जाके वो शो कर सके, ठीक है, अपने कैरेक्टर को वो शो कर सके, ठीक है। तो ये मतलब कि ये कहा गया कि ये टोटली डिपेंड करेगा, मतलब अगर हम पूछते हैं कि हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस, तो बिकॉज ऑफ जीन, ये जीन की ही वजह से होता है, जीन्स की ही वजह से होता है। और कैसे होता है हमें पता है, फर्टिलाइजेशन हुआ उसके टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन हुआ, हमें पता है कि जीन पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, एक पेयर यहाँ से सेपरेट होगा, एक यहाँ से सेपरेट होगा, एक यहाँ से सेपरेट होगा, वापस से पेयर में आ जाएंगे जब प्रोजेनी का फॉर्मेशन इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था कि जीन कैसे एक्सप्रेस होते हैं। फिर आता है कि अब कंट्रोल कैसे होते हैं, हाउ डू जीन्स कंट्रोल द ट्रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है आपका कि हाउ डू, हमने पढ़ा जीन्स ही होती हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन ये जीन्स कंट्रोल कैसे करती हैं वो देखते हैं, ठीक है। जीन्स ट्रेट्स को कैसे कंट्रोल करती हैं इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए डीएनए सेलुलर है या सेलुलर डीएनए है, इसके पास इंफॉर्मेशन है, सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास कि वो प्रोटीन, उसने सेल में प्रोटीन बनाना है, उसने एंजाइम बनाना है, उसने जीन बनानी है, क्या करना है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के पास प्रेजेंट रहती है, ठीक है। मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी बन रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है, उसकी इंफॉर्मेशन, आपको कोई बीमारी हो रही है या आपको नहीं, किसी को भी कोई बीमारी हो रही है, क्रोमोसोम से रिलेटेड हो रही है, जीन से रिलेटेड हो रही है,
तो वो इन्फॉर्मेशन भी हमारे डीएनए के पास वो प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर के इंडिविजुअल के पास प्रेजेंट है। तो एक सेक्शन होता है डीएनए का कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मतलब कि डीएनए का एक पार्ट ऐसा होता है या एक सेक्शन डीएनए का ऐसा होता है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी जीन को कि आपने क्या करना है, एक प्रोटीन को बनाना है। मतलब कि डीएनए में प्रेजेंट जीन, और ये जीन क्या करते हैं, एक जीन स्टिमुलेट करते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को कि आपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। प्रोटीन बनाने के लिए जो जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि डीएनए का एक सेक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन देता है, और वो इन्फॉर्मेशन देने वाला सेक्शन कौन सा होता है, जीन। और इन्फॉर्मेशन किस चीज़ के लिए देता है कि चलिए मान लेते हैं अभी प्रोटीन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और वो जीन क्या होगा, एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा उस प्रोटीन के लिए, और हो सकता है उस प्रोटीन का कोई स्पेशल फंक्शन हो, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम इसको समझते हैं तो इसमें होता क्या है ना, सपोज करते हैं कि एक प्लांट प्रोजेनी है और वो उसके पास एक जीन है जिसको कि हम बोलते हैं, एक जीन है जो रिस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के लिए, ठीक है। एक प्लांट है, इस प्लांट में प्रेजेंट एक जीन है और इस जीन की वजह से जो प्लांट होगा वो टॉल होगा, ठीक है। नाउ द जीन फॉर टॉलनेस गिव्स द इंस्ट्रक्शन। अब ये जो जीन है ना, जो टॉलनेस के लिए जो जीन है, मान लो टी, अब ये जो टॉलनेस के लिए जीन है ये क्या करती है, प्लांट सेल को क्या करेगी, इंफॉर्मेशन देगी कि आपने, अगर आपको चाहिए कि आपका प्लांट सेल अगर टॉल हो, आपका प्लांट अगर टॉल हो तो आपने क्या करना है, आपने एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है जो कि टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या प्रोटीन अगर इसमें नहीं होता है तो ये इसको इंफॉर्मेशन देगा कि आपने क्या करना है, एक हार्मोन का सीक्रेशन करना है जिसकी वजह से प्लांट लंबा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो जीन फॉर टॉलनेस गिव द इंस्ट्रक्शन, जीन फॉर टॉलनेस, ये टॉलनेस का जीन है ना, ये इंस्ट्रक्शन देगा किसको, टू द प्लांट सेल टू मेक अ लॉट ऑफ हार्मोन, बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मोन बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। ड्यू टू दिस द प्लांट सेल विल ग्रो, इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट सेल ग्रो करेगा, और टू मच ग्रो करेगा अगर बहुत सारा हार्मोन उसने दे दिया तो, ठीक है, और वो लंबा हो जाएगा एंड बिकम टॉल। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड एक ऐसा जीन है, प्लांट सेल के पास एक ऐसा जीन है जो ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि ये है, दूसरा प्लांट सेल है और इसके पास जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए। अब ये जीन क्या देगी, ये जीन इस प्लांट सेल को इंस्ट्रक्शन देगी कि आपने जो हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, उसको क्या करना है, कम करना है, बहुत ज्यादा नहीं सीक्रेट करना है, कम सीक्रेट करना है। अब वो वही करेगा क्योंकि इंफॉर्मेशन उसको वही मिली है, तो वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट छोटी रहेगी, वो ड्वार्फ हो जाएगा। और इस प्रोसेस में एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीन ही रिस्पॉन्सिबल होता है, इस प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम भी। पहले इसको समझते हैं, हमने कहा कि जीन कैसे ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं। तो जीन क्या करते हैं, जो डीएनए का एक पोर्शन होता है जहाँ पे जीन प्रेजेंट रहते हैं, उनका काम होता है कि किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए बनने वाले प्रोटीन या जो भी जीन वगैरह होते हैं उन्हें ये कंट्रोल करे। तो अगर एग्जाम्पल हमने लिया कि एक प्लांट है जिसकी हाइट चाहिए कि लॉन्ग हो, तो उस समय क्या होगा, वो जीन क्या करता है, प्लांट सेल को इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर आपको प्लांट लंबा चाहिए तो आपको ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट करना होगा, और वो बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन फिर सीक्रेट करने लगता है जिससे कि प्लांट लंबा होता है। दूसरी तरफ एक प्लांट ऐसा है जिसमें कि जीन है किसके लिए, डॉर्फनेस के लिए, तो वो डॉर्फनेस वाली जीन क्या करेगी, कम ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करेगी। कम ग्रोथ हार्मोन होगा तो कम हाइट होगी, डॉर्फनेस की तरफ वो बढ़ेगा। तो फिर ऐसे ही कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस में एंजाइम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर एंजाइम एफिशिएंटली काम कर रहा है तो लॉट ऑफ हार्मोन विल बी प्रोड्यूस, बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मोन बनेगा और प्रोड्यूस होगा और प्लांट क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। और अगर वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, एंजाइम अच्छे से अगर काम नहीं कर रहा है, तो प्लांट हार्मोन नहीं बनेगा या कम बनेगा, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, प्लांट छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ जीन ट्रेट्स को कंट्रोल करती है। कैसे जीन के कंट्रोल में है कि जिस टाइप का जीन होगा उसी टाइप का हार्मोन भी सीक्रेट होगा, उसी टाइप से एंजाइम भी उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा क्या लॉ, हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एशॉर्टमेंट जाना, कैसे ट्रेड्स एक्सप्रेस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के बाद वो हमने जाना कि कैसे जीन कंट्रोल करते हैं किसी ट्रेड को,
ठीक है। ट्रेट को कंट्रोल करने का तरीका क्या है वो भी हमने जाना कि जीन के पास स्पेशलिटी होती है कि जिस तरीके का जीन होगा उस तरीके का प्रोटीन या उस तरीके का हार्मोन सीक्रेशन करने की कैपेबिलिटी उसके पास होती है, और उससे क्या होता है हार्मोन ज़्यादा या कम सीक्रेट होता है। अगर टॉलनेस के लिए जीन होगा तो वो ज़्यादा सीक्रेट करवाएगा और लंबा प्लांट होगा, और अगर कम ड्वार्फनेस के लिए होगा तो कम करवाएगा और शॉर्ट पैदा होगा, ठीक है। तो उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड। अब आपने पढ़ा तो होगा ना, ब्लड ग्रुप्स तो आपने सुने होंगे। तो हमारी बॉडी में कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं? नॉर्मली 3 या वैसे 4 कहे जाते हैं, ए बी ओ एंड ए बी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा और किसी का ओ होगा। पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो ये नॉर्मली 4 टाइप के हो गए, या नॉर्मली इनको ए बी, क्योंकि एक ही होता है ना, तो एक ही तो नहीं होता है, मीन्स कि ए और बी है तो इससे 3 बोला जाता है। तो एक पर्सन है, उसके बॉडी में पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? या तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, या उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, या ए बी होगा, या ओ होगा। इनके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप आपको नहीं देखने को मिलेगा, या इसके अलावा कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता है अभी तक नोन ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो ब्लड ग्रुप होते हैं ये कंट्रोल किए जाते हैं जीन से। ये तो उसके एलील हैं, तो एक जीन इनको कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं आई जीन, आई ए, आई बी, आई ए बी एंड आई ओ, ठीक है। तो दीज ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच हैज 3 डिफरेंट फॉर्म ऑफ सिंबल्स, आई ए, आई बी, आई ओ या आई ए बी, ठीक है। तो कुछ भी इसमें से हो सकता है जिसकी बॉडी में जो ब्लड ग्रुप होगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आती है कि मैं आपको बताती हूँ कि ए भी डोमिनेंट होता है, बी भी डोमिनेंट होता है और ओ होता है रेसेसिव। इन तीनों ब्लड ग्रुप में से आई ए और ए बी तो खैर अलग हो गया, तो आई ए, आई बी और आई ओ, अगर आई ए और आई ओ एक साथ होंगे तब भी ब्लड ग्रुप ए ही बनेगा, आई बी और आई ओ होंगे तब भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा, क्योंकि आई ए भी डोमिनेंट है और आई बी भी डोमिनेंट है। लेकिन तब क्या होगा, ये वाले केसेस तो हम बहुत बढ़ के आ चुके हैं, तो हमारे लिए क्लियर हो गया है कि अगर आई ए और आई ओ का क्रॉस अगर हम कराएंगे तो जो बच्चा होगा वो आई ए ब्लड ग्रुप के साथ पैदा होगा। ऐसा ही तो होगा क्योंकि ये रेसेसिव है, ये खुद को शो तब तक नहीं कर पाएगा जब दोनों पेरेंट के पास आई ओ ना हो, है ना। दूसरा, अगर आई बी ब्लड ग्रुप होगा तो तब भी बच्चा जो होगा वो क्या होगा, बी ब्लड ग्रुप वाला, क्योंकि ओ तो रेसेसिव है। ए इस केस में भी डोमिनेंट है और बी इस केस में भी डोमिनेंट है। लेकिन तब क्या होगा जब एक पेरेंट आई ए वाला होगा और एक पेरेंट आई बी वाला होगा, यानी कि ऐसे पेरेंट जिनके कि दोनों ही डोमिनेंट लेकिन अलग अलग ब्लड ग्रुप हैं, तो उस समय जो ब्लड ग्रुप बनता है आई ए बी बनता है, और इस कंडीशन को कहा जाता है कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी मीन्स ये डोमिनेंट दो डोमिनेंट अगर एक साथ मिल गए तो इनके पास ऐसी कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है कि इनमें से कौन स्ट्रांग होगा या कोई एक खुद को शो करे। ये बराबर, अगर ये 100% डोमिनेंट है तो ये भी 100% डोमिनेंट है, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं डाल पाते हैं, तो ये भी अपने आप को शो कर जाता है, ये भी अपने आप को शो कर जाता है। तो इस तरीके का जो बिहेवियर होता है या इस तरीके का जो फिनोमिना होता है इसे कोडोमिनेंट कहा जाता है। और जबकि हाँ, और साथ ही साथ ये दोनों ही डोमिनेंट होते हैं किसके, आई ओ के लिए, ठीक है। तो अब एक चार्ट के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे आप पता लगे, जैसे मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप एक आइडिया लगा सकते हो कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो प्रोबेबली आपके मदर फादर का क्या है, आप आइडिया लगा सकते हो। और अगर आपको अपने घर में सबका पता है ना, मदर और फादर का अगर आपको पता है तो एक बार ट्राई करके देखिए कि, और पॉसिबिलिटी भी होंगी उसके लिए, एक बार ट्राई करके देखिए क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे आप करेंगे चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले कॉलम में आप लिखिए एलील फ्रॉम पेरेंट 1, ठीक है, मदर या फादर किसी से। सेकंड, एलील फ्रॉम पेरेंट 2, ओके। अब इसके जीनोटाइप्स क्या क्या बनेंगे, किसके, ऑफस्प्रिंग के। और ब्लड ग्रुप या ब्लड टाइप क्या बनेगा, ऑफस्प्रिंग का। ओके तो चलिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि एक पेरेंट है, उनका ब्लड ग्रुप है ए,
IA से हम इसको दिखाते हैं। उसका मदर है एक की IA ब्लड ग्रुप वाली है और फादर भी उसके क्या हैं, IA ब्लड ग्रुप वाले हैं। तो अब IA और IA के बीच में क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, A ही तो बनेगा ना, कोई दूसरा तो बनेगा नहीं। यानी कि इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, IA IA पेयर में होते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो इससे भी IA आया और इससे भी IA आया, तो दोनों बन गए। अब जो एक्चुअल जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, A ही तो होगा ना, IA ब्लड ग्रुप ही तो होगा। फादर का भी A है, मदर का भी A है, तो जो ब्लड ग्रुप बच्चे का होगा वो भी A ही होगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कब, जब हो सकता है यहाँ पे IA और IO वाला रहा हो, यहाँ भी IO वाला रहा हो, और IO अगर इन दोनों के मैच कर गए तो उस टाइम पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ अभी पॉसिबल 7 आपको बताऊंगी, उसके बाद आप उसके लिए उसके एक्स्ट्रा भी बना सकते हो, ठीक है। तो दूसरा मैं बात कर रही हूँ कि एक पेरेंट ऐसा है जिसका IA ब्लड ग्रुप है, दूसरा पेरेंट ऐसा है जिसका IB ब्लड ग्रुप है, तो इसके जीनोटाइप क्या बनेंगे, IA और IB वाले, ठीक है। और हमने पढ़ा कि जो IA और IB ब्लड ग्रुप है वो डोमिनेंट होते हैं O के लिए, लेकिन को डोमिनेंट होते हैं एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा AB बनेगा, ठीक है। थर्ड केस में ले रही हूँ IA ब्लड ग्रुप और IO। एक पेरेंट है IA ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप उनका है, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप O है, तो उस समय जो जीनोटाइप बनेंगे IA IO। और जो अब देखो IA और IO बनाना, तो O तो रेसेसिव है, शो कौन करेगा खुद को, ऑफकोर्स A करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, A, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन में ले रही हूँ IB के साथ लेते हैं, IB और IO। यहाँ पे भी जीनोटाइप IB एंड IO यहाँ पे बनेंगे, और जो B डोमिनेंट है, O रेसेसिव है, तो IB ब्लड ग्रुप IB, ओके। नेक्स्ट IB एक पेरेंट है, दूसरा पेरेंट भी IB है, तो जो जीनोटाइप बना IB ब्लड ग्रुप IB। एक पेरेंट IB वाला है, एक पेरेंट IA वाला है, यही वाला कर दिया लेकिन अलग अलग चेंज कर दिया, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। IB और IA बनेगा, और जो ब्लड ग्रुप बनेगा IAB, ओके। IO ब्लड ग्रुप और दोनों का क्या बनेगा, IO, दोनों ही रेसेसिव हैं, तो IO ब्लड ग्रुप बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबिलिटीज हमने पढ़ी। तो इसके अलावा भी आप अदर पॉसिबिलिटी पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक ही थोड़ी ना होगा, इस पेरेंट के पास भी 2 होंगे, इस पेरेंट के पास भी 2 होंगे। मैं तो ये मान के चल रही हूँ कि ये होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी। अगर ये होमोजाइगस है, दोनों A है, तो तब तो ठीक है। हो सकता है हेट्रोजाइगस हो, IA IO भी तो हो सकता है ना। तो ये कंडीशंस भी आप लगा के देख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 7 ट्रेट्स यही होते हैं जो कि हम किस में देखते हैं, ब्लड ग्रुप में देखते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप वाले पोर्शन में हम देख रहे होते हैं कैसे एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट पे जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, तो उस टाइम पे कैसे इनहेरिटेंस होता है ब्लड ग्रुप का, या ब्लड ग्रुप जैसा फैमिली में किसी का होता है वैसे हमसे रिजेंबल क्यों करता है, ये उसका रीजन है, ठीक है। तो ये था हमारा ये पोर्शन जिसमें कि हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप का। अब हमारा इसका लास्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक इसलिए क्योंकि इसके आगे के टॉपिक आपके एलिमिनेटेड कर दिए गए हैं CBSE के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा लास्ट टॉपिक बचता है सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स कैसे डिटरमाइंड होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या प्रोसेस होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, नॉर्मली जो मैकेनिज्म होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग है द मैकेनिज्म्स that fixes the sex of an individual as it begins life is called sex determination.
ओके तो यानी कि एक ऐसी मैकेनिज्म जिसमें कि जब कोई भी ऑफस्प्रिंग अपनी नई लाइफ को स्टार्ट करता है या जब वो लाइफ फॉर्म में आने वाला होता है तो उस टाइम पे वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसका सेक्स डिटरमाइन कर दिया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको 3 टाइप की डिटर्मिनेशन की मेथड्स मिल जाएगी। एक तो जेनेटिक होती है, दूसरी एनवायरमेंटल होती है और तीसरी नॉन जीनिक होती है। ठीक है, एनवायरमेंटल, नॉन जीनिक या नॉन क्रोमोसोमल, और तीसरी होती है नॉन क्रोमोसोमल। ठीक है, तो तीनों को ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले जेनेटिक की, यानी कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके तो जो क्रोमोसोमल, जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेक्स डिटरमाइंड होता है। नियरली 50% ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मेल होते हैं और 50 फीमेल हो जाएंगे, है ना, मतलब कि नॉर्मल। चलिए सेक्स के बेसिस पे हम जानते हैं। तो एक तो होता है, अब देखिए अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करूँ, ह्यूमन बींग्स में भी क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन ही होता है या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन ही होता है। और वो कैसे होता है अगर मैं इसकी बात करूँ तो उसका तो ये जो फॉर्मेशन होता है वो होता है क्रोमोसोम्स के थ्रू। अब देखिए हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं 46 क्रोमोसोम। ठीक है, ह्यूमन के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। उन 46 क्रोमोसोम में से लास्ट के 2 यानी कि 44 प्लस XX एंड 44 प्लस XY, ये इन दोनों को क्या कहा जाता है, ये 44 है, ये 45 है, ये 46 है। 44, 45, 46 ये होता है मेल में और ये होता है फीमेल में। 46 मीन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो अब देखो बाकी के जो 44 क्रोमोसोम होते हैं ना, जो मेल में होते हैं वही फीमेल में भी होते हैं। टोटल 46 क्रोमोसोम में से 44 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल के सेम होते हैं, लेकिन 45 और 46 जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जो कि एक्चुअल में सेक्स को डिटरमाइन करते हैं या जेंडर को डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फीमेल होगा। मतलब कि नया बॉर्न होने वाला बेबी या जो डेवलपिंग जायगोट है वो मेल होने वाला है या फीमेल होने वाला है, ये टोटली डिपेंड करता है उसके क्रोमोसोम में और उन क्रोमोसोम पे जो कि उसको उसके पेरेंट्स से मिले हुए हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ, और ये भी ध्यान में रखिएगा कि वाई क्रोमोसोम छोटा होता है और एक्स क्रोमोसोम हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, वाई क्रोमोसोम छोटा और एक्स क्रोमोसोम हमेशा बड़ा होता है। तो जो XX और XY टाइप अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्मली मैमल्स में देखने को मिलती है। अब चलिए मैं ह्यूमन बींग्स की ही इसमें बात करती हूँ। ठीक है, XX और XY क्रोमोसोम में मैं ह्यूमन की ही बात करती हूँ। तो जो फीमेल होती है, ह्यूमन फीमेल जो होती है, उसमें जो लास्ट क्रोमोसोम यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं X और X, और जो मेल होता है, मेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं X और Y। अब इन दोनों में जब भी फर्टिलाइजेशन हुआ, मतलब इन दोनों में जब भी कॉपुलेशन हुआ और जब भी ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब कि जो बच्चा पैदा होगा, जो डेवलपिंग जायगोट है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो इनके क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ से X क्रोमोसोम आता है और यहाँ से भी X क्रोमोसोम आता है तो ये क्या बनेगा, फीमेल, क्योंकि XX फीमेल का क्रोमोसोम होता है। और हमेशा ऐसा होता है कि फीमेल से X क्रोमोसोम ही आएगा चाहे कुछ हो जाए। क्यों? क्योंकि उसके पास दोनों ही जो सेक्स क्रोमोसोम हैं, लास्ट के जो 2 क्रोमोसोम हैं दोनों ही X हैं। इसलिए जेंडर डिटर्मिनेशन में कभी भी फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल तो मेल भी नहीं होता है, लेकिन मेल के क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे ना इंडिया में सबसे ज़्यादा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबसे ज़्यादा, मुझे मतलब कि कोई भी इजीली कह सकता है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे को फीमेल फेटिसाइड सबसे ज़्यादा होता है। फीमेल को वॉर्म में ही मार दिया जाता है, चेक करा के 3rd-4th मंथ के आसपास चेकअप कराया जाता है, जेंडर चेकिंग की जाती है और उसके बाद क्या किया जाता है, अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसे वॉर्म में ही उसको मार दिया जाता है, अबॉर्ट करवा दिया जाता है, जस्ट बिकॉज कि वो फीमेल है।
ठीक है। और कई जगह ऐसा होता है कि फीमेल बच्ची अगर घर में पैदा हो रही है ना, तो माँ को दोष दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर हालांकि हम दोष किसी को भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो प्रॉब्लम है ही नहीं। फीमेल चाइल्ड पैदा हो रही है तो पहली बात तो ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अगर आपकी या उनकी सॉरी आपकी नहीं, अगर जो ऐसा सोचते हैं, जो लोग ऐसा सोचते हैं, उनकी थिंकिंग अगर ऐसी है कि फीमेल चाइल्ड नहीं होनी चाहिए, उन्हें मेल चाइल्ड ही अगर चाहिए, तो उनको ये पता जरूर होना चाहिए, मतलब अगर वो इतनी बड़ी बात कर सकते हैं तो उनको इतना भी जरूर पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल फीमेल नहीं, रिस्पॉन्सिबल होता है मेल। कैसे? क्योंकि मेल के पास है वो 2 क्रोमोसोम जो कि मेल को डिटरमाइन कर सकते हैं। फीमेल या मेल, बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मेल पे। कैसे? देखो, मान लो ये एक्स क्रोमोसोम, इन दोनों में से कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम आया मेल फीमेल की बॉडी से, और यहां से आ गया वाई क्रोमोसोम, तो क्या बनेगा? मेल ही तो बनेगा ना। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आप फीमेल से बोल रहे हो कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप गलत बोल रहे हो। आप मेल से बोलिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। हालांकि दोनों में से रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है ये कि कौन सा क्रोमोसोम हमने भेजना है ना। मतलब आप अगर डिजायरेबल न्यूबॉर्न बेबी चाहते हो कि आपको लड़का ही चाहिए या लड़की ही चाहिए, मैं ऐसा नहीं करती लड़का, तो अगर किसी को लड़की ही चाहिए तो वो खुद से नहीं इनको सेंड कर सकते हैं। वो उनकी बॉडी उस टाइम पे जो क्रोमोसोम एक्टिवेट होगा, वो क्रोमोसोम जाएगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। अगर एक्स फीमेल से भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मेल से भी एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, तो वो फीमेल का फॉर्मेशन करेगा। और अगर फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, मेल से वाई क्रोमोसोम आ रहा है, तो वो मेल का फॉर्मेशन करेगा। हर बार ऐसे ही होगा। यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई आया तो मेल, यहाँ से एक्स, यहाँ से वाई आया मेल, यहाँ से एक्स, यहाँ से एक्स। जब भी एक्स, और ऐसा नहीं होगा कि कभी भी एक्स और एक्स दोनों यहीं से आ जाए और एक्स और वाई इधर ही से आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एक क्रोमोसोम यहाँ से और एक क्रोमोसोम यहाँ से आएगा, और इसी बेसिस पे 50% का कैरेक्टर ये क्रोमोसोम लेके आता है, 50% कैरेक्टर ये क्रोमोसोम लेके आता है, और टोटल 100% कैरेक्टर आते हैं पेरेंट्स के जैसे। 50% मेल पेरेंट के जैसे कैरेक्टर हमारी बॉडी में होते हैं, 50% फीमेल पेरेंट के जैसे कैरेक्टर हमारी बॉडी में होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम दोनों ही पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं, मदर और फादर दोनों की ही तरह इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि एक क्रोमोसोम 50% कैरेक्टर के साथ हमें मदर से मिला है, एक क्रोमोसोम 50% के साथ हमें फादर से मिला है। ठीक है, तो ये है जेनेटिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं, जिनमें कि कौन सा टाइप होता है? एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ऐसे ही क्रोमोसोमल जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक्स एक्स और एक्स ओ टाइप भी होता है, और ये देखा जाता है इंसेक्ट्स में। ठीक है, इंसेक्ट्स में जैसे कि कॉकरोच, ग्रास हॉपर्स, बग्स वगैरह में ये देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें भी कुछ ऐसी ही कंडीशंस देखने को मिलती है, जहां पर होता क्या है कि मेल होगा एक्स ओ, सॉरी हाँ, मेल होगा एक्स एक्स या और फीमेल होगी एक्स ओ। ठीक है, कुछ इस तरीके का इसमें देखने को मिलता है। तो बस वही, इसमें भी वही कंडीशन आएगी। एक्स एक्स अगर होगा तो ये बन जाएगा क्या? नहीं, ये होगा एक्स एक्स होगा फीमेल और एक्स ओ होगा मेल। तो जब एक्स और एक्स आएगा तो ये क्या बना देगा? फीमेल। और एक्स और ओ आएगा तो ये क्या बना देगा? मेल का फॉर्मेशन कर देगा। तो यही होती है सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस ही यही होती है। आप कुछ इसी तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं कि आप मेल और फीमेल के क्रोमोसोम को शो करेंगे। फीमेल एक्स एक्स होती है और एक्स 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 ओ टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन इसे कहा जाता है, जो कि क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर आता है। इंसेक्ट, कॉकरोच, ग्रास हॉपर, बग वगैरह में देखा जाता है। जब भी एक्स एक्स और एक्स ओ यानी कि फीमेल और मेल के क्रोमोसोम आपस में आएंगे, तो ये एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ से आया, इससे तो एक्स ही आ सकता है, कोई भी एक्स आए, और यहाँ से अगर एक्स आया तो एक्स फीमेल बनाएगा, और यहाँ से इधर से एक्स और यहाँ से अगर ओ आया तो ये क्या करता है? मेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फिर ऐसे ही अलग अलग टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन की मेथड हम देखते हैं, और एक जो सेक्स डिटर्मिनेशन की मेथड आती है वो आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कहूँ ह्यूमन के बाद इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही टाइप पूछा जाता है, ZW और ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन।
ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि फीमेल के पास होता है ZW। अभी तक फीमेल में क्या था, सेम था। अब यहाँ पे टोटली डिपेंड कौन होगा, फीमेल डिपेंड होगी कि क्या बन रहा है। अब देखिए सब में अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। ह्यूमन में XX और XY पढ़ा ना हमने। देखो ह्यूमन में क्या पढ़ा था, XX XY टाइप पढ़ा था, जिसमें XX फीमेल होती है, XY मेल होता है। और ग्रास हॉपर वगैरह में XXXO होता है, जहाँ पे XX फीमेल होती है और XO मेल होता है। अब इसमें हम पढ़ रहे हैं फीमेल ZW और मेल ZZ। ये नॉर्मली देखा जाता है किसमें, ये जो रिएक्शन है ये बटरफ्लाई, मॉथ वगैरह में ये देखा जाता है। फिशेज, रेप्टाइल एंड बर्ड्स में भी ये देखा जाता है। ठीक है, बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, बटरफ्लाई वगैरह में ये देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो फिश, बर्ड वगैरह। बर्ड इसका एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बर्ड में कौन से टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, उनको कहीं से इंडिकेट किया जाता है। तो और मेल में Z टाइप। अब यहाँ पे जहाँ पे हमने ह्यूमन में बोला था कि वहाँ पे डिपेंड करता है, सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, यहाँ हम बोलेंगे यहाँ डिपेंड करेगा फीमेल के क्रोमोसोम में। अगर यहाँ से फीमेल का Z क्रोमोसोम गया, यहाँ से Z आया, तो वो क्या बनेगा, मेल बनेगा, है ना। और यहाँ से W गया और यहाँ से Z आया, तो ZW या WZ जो भी बना, ये क्या बना देगा, फीमेल को बना देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस हम पढ़ते हैं। ये किसमें था, ZZ और ZW टाइप मैकेनिज्म किसमें देखी जाती है, बटरफ्लाई, फिश वगैरह में। ठीक है, फिर एक और मैकेनिज्म हमें देखने को मिलती है जो नॉर्मली एक दूसरी स्पीसीज के मॉथ में या बटरफ्लाई में देखने को मिलती है, जिसे कि हम कहते हैं ZO टाइप। ठीक है, ZO टाइप ये जो मैकेनिज्म होती है बटरफ्लाई मॉथ में देखी जाती है। और यहाँ पर ये भी क्या होता है, ये फीमेल और ये मेल। ठीक है, इसमें भी वही होगा, ZZ, यहाँ से ZO होगा तो फीमेल बच्चा बनेगा, और ZZ होगा तो मेल बनेगा। ठीक है, इतना है समझ में। तो ये तो थी हमारी। अब आपको पता है टाइम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में अगर हम बात करें तो जो एनिमल है उसके पास, चलिए छोड़िए, आपके कोर्स में है नहीं, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फिनोमिना मैं आपको बताती हूँ। आई डोंट, ये आपके शायद सिलेबस में है नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है। हो सकता है अगर घुमा फिरा के पूछ दिया जाए तो ये क्वेश्चन आ जाए। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। ये बीज में देखने, हालांकि औरों में भी देखने को मिलता है, लेकिन हनी बी में इसमें सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल इसका दिया जाता है। आंट्स भी ये शो करती है, लेकिन हनी बी का हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है ना। अब देखिए हम पीछे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं, हमने वहाँ पे पढ़ा था कि फीमेल का, ह्यूमन में हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि फीमेल की बॉडी क्या करती है, हर मंथ एग रिलीज करती है, और अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, अदरवाइज वो एग वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हनी बी में क्या होता है ना, हनी बी में भी फीमेल की जो बॉडी होती है वो एग रिलीज करती है, एग रिलीज करती ही करती है, भले फर्टिलाइजेशन हो या ना हो। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी करती है। अब उनकी टाइमिंग अलग अलग हो सकती है। तो आपको पता है हनी बी से जो एग रिलीज होता है ना, अगर ये फर्टिलाइज्ड हो गया, मतलब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आ गया, एग और स्पर्म कांटेक्ट में आ गए, तो ये बनाएगा क्या, फीमेल। हमेशा फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है हनी बी में तो हमेशा फीमेल बनेगी। ठीक है, हनी बी जैसे ह्यूमन बीइंग में एग रिलीज होता है फीमेल में, वैसे ही इसकी बॉडी में भी होता है। और इसकी बॉडी से रिलीज हुआ जो एग है वो अगर फर्टिलाइजेशन उसने कर लिया, मेल के स्पर्म से अगर वो मिल गया, तो वो हमेशा 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 और हमेशा ही फीमेल बनाएगा। और वो एग, हनी बी की ही बॉडी का वो एग जो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है, जो स्पर्म के कांटेक्ट में नहीं आता है, वो क्या बनाता है पता है आपको, मेल बनाता है। तो अब देखो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे को ये आई कि इसके पास तो क्या होता है, जो हनी बी है उसकी बॉडी में आई थिंक 32 क्रोमोसोम होते हैं।
32 क्रोमोसोम मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है उतने होते हैं। तो इसके पास तो 32 के 32 क्रोमोसोम होंगे, इस फीमेल के पास कैसे, 16 स्पर्म से आए, 16 एग से आए। लेकिन जो मेल होता है ना, हनी बी में जो मेल प्रेजेंट रहता है वो हमेशा क्या होता है पता है आपको, हैप्लॉइड, क्योंकि उसका तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट तो ये है ही नहीं ना। जैसे अगर मैं हैन का आपको एग्जांपल दूं, तो हैन के जो एग जो आप लोग खाते हो वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप उनको वैसे इन्वायरमेंट इंक्यूबेशन उसका होता तो वो चिकन में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। ये वही एग है जो हर मंथ या हर टाइम जो रिलीज होता है, और जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है, ठीक है। और दूसरा जो आप जिससे चिकन निकलता है, दूसरा हैन जिससे बनता है, वो एग होता है जो कि फर्टिलाइज हुआ होता है, मेल और फीमेल की कपलेशन उसमें हुई होती है, ठीक है। तो ठीक ऐसा ही हनी बी में भी था, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि हनी बी की जो फीमेल है उसकी बॉडी से रिलीज हुआ एग अगर फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन उसमें हो रहा है, तो हमेशा जो जायगोट बनता है, जो नया बॉर्न बेबी जो बनेगा, वो हमेशा फीमेल बनेगी और वो डिप्लॉइड होगी। क्यों? क्योंकि एग से भी एग से भी 16 क्रोमोसोम मिले और स्पर्म से भी 16 क्रोमोसोम उसे मिले, यानी कि हनी बी की जो फीमेल है वो तो क्या हो गई, डिप्लॉइड हो गई। और जो हनी बी का मेल है वो क्या है, अनफर्टिलाइज एग का प्रोडक्ट है, यानी कि उसका एग वेस्ट नहीं जाता है, हम ये कह सकते हैं। वो हमेशा किसी न किसी फॉर्म, मतलब कि चाहे कुछ हो, उसके जायगोट का फॉर्मेशन तो होना ही है, भले हैप्लॉइड फॉर्म में हो या डिप्लॉइड फॉर्म में हो। तो जो अनफर्टिलाइज एग है, वो अनफर्टिलाइज एग किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो अनफर्टिलाइज एग कन्वर्ट हो जाता है मेल में। तो इसीलिए, और मेल क्या होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि सिर्फ 16 कैरेक्टर उसके पास हैं, सिर्फ एग के कैरेक्टर उसके पास हैं, या सिर्फ एग के क्रोमोसोम उसके पास प्रेजेंट है। तो मेल हैप्लॉइड, फीमेल डिप्लॉइड होती है, तो इसलिए हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन भी इसे कहा जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, तो हो सकता है एग्जाम में आए, ठीक है। तो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब दूसरा हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, मतलब कि नाम से पता चल रहा है इन्वायरमेंट सेक्स को डिटरमाइन करता होगा। ये तो हमारे क्रोमोसोमल बेसिस है, ठीक है। क्रोमोसोमल बेसिस में कौन कौन सा पढ़ा हमने पढ़ा XX XY टाइप, XX XO टाइप, ZW ZZ टाइप और ZZ ZO टाइप, 4 टाइप के ये हमने पढ़े। अभी हम रिवाइज करेंगे इसको। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने पढ़ना है इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ ठीक है। इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में हम सीधे डायरेक्ट स्टार्ट, मतलब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनका कि क्रोमोसोम डिटरमाइन नहीं करता, जीन डिटरमाइन नहीं करता कि क्या बनेगा, मेल या फीमेल क्या बनेगा। यहाँ पे डिपेंड करता है उसका इन्वायरमेंट, उसका इन्वायरमेंट जैसा होगा उस हिसाब से उसका सेक्स डिटरमाइन होता है। कैसे? एक आपको पता है, एक होता है बोनेलिया, बोनेलिया एक मरीन वॉर्म होता है, मरीन वाटर में मिलने वाला एक वॉर्म होता है जो कि स्विमिंग लार्वा है, स्विमिंग लार्वा होता है। ये क्या होता है, मरीन वॉर्म, स्विमिंग लार्वा इसका होता है, जिसका कोई सेक्स नहीं होता है, अपना कोई सेक्स इसका नहीं होता। एक मरीन वॉर्म है, इसका लार्वा है, उस लार्वा के पास कोई सेक्स नहीं है। अब इसका सेक्स डिटरमाइन कैसे होता है, अगर ये अकेले सेटल डाउन हो रहा है, मान लो ये मरीन एरिया है और ये इसका नीचे वाला पार्ट है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये वॉर्म है, मान लो ये वॉर्म है, ये वॉर्म नीचे की तरफ आया और यहाँ आते आते ये यहाँ सेटल हो गया, ये कहीं नीचे सेटल हो गया, तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एक लंबी फीमेल, यानी कि लंबी फीमेल मतलब 2.5 के आसपास इसकी लेंथ होती है, तो ये 2.5 की फीमेल का प्रोडक्शन करता है। कब? जब ये इस मरीन वाटर में नीचे डाउन में चले जाता है। डाउन में जाने की वजह से इसके इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज आता है, इन्वायरमेंट की वजह से इसकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज आता है कि इसका जेंडर डिटरमाइन हो जाता है, और वो जेंडर क्या होता है, फीमेल होता है, ठीक है। इफ इट लैंड ऑन और नियर द एग्जिस्टिंग फीमेल, अब ये पहले तो क्या था, सेटल डाउन हो गया, अकेले सेटल डाउन कर रहा है, सेटल हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या बन गया, फीमेल। लेकिन एक ऐसा वॉर्म जो कि
लैंड के ही आसपास रह जा रहा है या इसके आसपास इसके नजदीक में कोई फीमेल है, तो इसके एक तो लैंड में होने की वजह से, मतलब कि पानी के अपर सरफेस में होने की वजह से, दूसरा किसी फीमेल के नजदीक होने की वजह से यहाँ पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, मतलब कि एक केमिकल इस फीमेल की बॉडी से क्या होता है, रिलीज होता है, और वो केमिकल क्या कर देता है, इसको एक शॉर्ट वॉर्म 1.33 जो सेंटीमीटर होता है, सॉरी मिलीमीटर, जो होता है इतने के मेल में इसे कन्वर्ट कर देता है। आप देखो इन्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे हो रहा है कि हमने कहा कि बोनेलिया एक मरीन वॉर्म है जिसका कि लार्वा होता है, वो लार्वा अगर नीचे चले जाता है मरीन वाटर में, तो नीचे जाने की वजह से पता नहीं क्या चेंजेस इसकी बॉडी में आते हैं कि ये फीमेल बन जाता है। वहीं एक और लार्वा इसके साथ था जो कि नीचे नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे नीचे ये जा रहा था इसके आसपास इसको ये वाली फीमेल थी या कोई भी फीमेल थी, तो इस फीमेल की बॉडी से केमिकल रिलीज होते हैं और वो केमिकल इसको मेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इन बोनेलिया में मेल छोटा होता है, मेल का साइज छोटा होता है और फीमेल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, ये तो बोनेलिया का था। दूसरा एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं किसका, टर्टल का। टर्टल्स में क्या होता है ना, टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस, 28 बिलो टेम्परेचर बिलो 28 डिग्री सेल्सियस प्रोड्यूसेस मोर मेल। तो अगर मतलब टर्टल अगर एक ऐसे टेम्परेचर पे रह रहे हैं, एक ऐसा टेम्परेचर उनका है जहाँ पे को 28 डिग्री से कम टेम्परेचर है, मतलब कि 27, 26, 25 है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है कि वो मेल को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर एबव 33 डिग्री सेल्सियस, अगर वो ऐसे टेम्परेचर में है या ऐसे टेम्परेचर में वो ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर रहे हैं जहां पे को टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं पता है, फीमेल का। मतलब कि टर्टल्स में एक स्पेशल फिनोमिना ये है कि उनका जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो इन्वायरमेंट के बेसिस पे होता है, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, उसके आसपास का टेम्परेचर डिफाइन करता है कि वो कैसा होगा, मतलब कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, उसकी बॉडी क्या कौन सा जेंडर डिफाइन करेगी। तो यहाँ पे ये पता चला, जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि अगर टर्टल ऐसे टेम्परेचर के आसपास है जो कि 28 डिग्री से कम टेम्परेचर जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे मेल को ज्यादा प्रोड्यूस करता है, और टर्टल अगर ऐसे टेम्परेचर के आसपास रहता है जहां पे 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है, तो वहां पे फीमेल प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात ये आई कि तब क्या होगा जब 28 से 33 डिग्री के आसपास होगा। 28 से 30 डिग्री के आसपास अगर जहां पे होता है, मतलब कि 29 से 32 टेम्परेचर के बीच में जो टर्टल रहते हैं उनमें 50% मेल बनते हैं और 50% फीमेल बनती है। ठीक है, तो है ना इंटरेस्टिंग, कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना टर्टल का है। फिर ऐसे ही ये हमारे दो हो गए, कौन कौन से, एक तो हमने क्रोमोसोम्स के बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, दूसरा हमने इन्वायरमेंट के बेसिस पे पढ़ा, तीसरा जो हमारा था नॉन क्रोमोसोमल जीन के बेसिस पे, तो ये बैक्टीरिया फ्रूट फ्लाई जीन में होता है, कुछ फैक्टर इनके प्लाज्मिड में प्रेजेंट रहते हैं जो कि सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, जीनिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, जीन की वजह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होना, जीन का डिटरमाइन होना, सेक्स का डिटरमाइन होना, इसे कहा जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने पढ़ा था डायहाब्रिड क्रॉस के बाद मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट हमने पढ़ा। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट पढ़ने के बाद हमने जाना कि ट्रेड्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं और जीन के थ्रू होते हैं हमने जाना, और कैसे जीन कंट्रोल करते हैं इन ट्रेड्स को हमने जाना कि जीन क्या करते हैं, जीन के पास स्पेशल कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी सेल को इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है, आपने इस हार्मोन का फॉर्मेशन करना है, और जिस टाइप की जीन होगी, अगर लंबे वाली जीन होगी तो वो जीन लंबे होने के लिए प्रोटीन और हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगी, छोटी वाली जीन होगी तो छोटे के लिए जीन का फॉर्मेशन करवाएगी, या प्लांट और प्रोटीन और हार्मोन का सीक्रेशन कराएगी, उस बेसिस पे प्लांट लंबा और छोटा होगा। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था क्या, ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस में हमने देखा, हमने पॉसिबिलिटीज देखी कि कौन कौन सी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कब पेरेंट और दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप जब ऐसे होगा तो बच्चे का क्या होगा, वो हमें यहाँ पे को पता चला, हमने उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्टिंग फिनोमिनास पढ़े कुछ, जहाँ पे को हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करी, हमने जाना कि कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे को सेक्स फिक्स होता है, जेंडर फिक्स हो जाता है इंडिविजुअल का जब वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहा होता है। और जेनेटिक या क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन जो है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं हमने जाना,
44 तो दोनों में सेम होते हैं, लेकिन 45 और 46 जो क्रोमोसोम होता है वो दोनों में अलग अलग होते हैं, XX और XY टाइप, जहाँ पे XX फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, XY मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब XX और XY के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो एक X फीमेल से आता है, एक एक्स मेल से आएगा, तो ये फीमेल का फॉर्मेशन करेगा, और एक एक्स अगर फीमेल से आया और एक वाई अगर मेल से आया तो ये क्या बना देगा, मेल का फॉर्मेशन करता है। यानी कि मेल का जो क्रोमोसोम होगा XY, फीमेल का जो क्रोमोसोम होगा XX। और इससे एक बात और पता चलती है कि जो जेंडर डिटर्मिनेशन होता है उसमें फीमेल के क्रोमोसोम का नहीं, मेल के क्रोमोसोम का पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा XXXO टाइप का, जिसमें कि हमने कॉकरोच की बात करी। कॉकरोच में ये होता है XX यहाँ पर भी फीमेल होती है और XO मेल होता है, और सेम इसी तरीके का फिनोमिना इसमें भी यूज किया जाता है। X और X अगर यहाँ से आए तो ये फीमेल, और X और O यहाँ से आए तो ये मेल का फॉर्मेशन। फिर ZW और ZZ टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बर्ड्स, फिशेस वगैरह में देखने को मिलता है, और इसमें ZW जो होती है फीमेल होती है, यानी कि फीमेल हेट्रोजाइगस होती है, हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम के साथ होती है, मेल होमोजाइगस के साथ होता है, ZZ के साथ। तो कंडीशन वही रहेगी, यहाँ से Z और यहाँ से Z तो मेल, यहाँ से W, यहाँ से Z तो फीमेल। ठीक है, ऐसे ही मेल फीमेल ZZZO टाइप का एक शो ZZZO टाइप का बटरफ्लाई या कुछ मौत में ये देखने को मिला। और उसके बाद अगर ZZ हो रहा है तो मेल बनेगा, ZO आ रहा है तो फीमेल बनेगा। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमने जाना कि जो फीमेल है वो एग तो रिलीज करती ही करती है, उसका एग वेस्ट नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फीमेल बनेगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेल बनेगा। मेल हमेशा हैप्लॉइड और फीमेल हमेशा डिप्लॉइड होती है, तो इसे हमने क्या कह दिया, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मेथड ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हमने इसे कह दिया। ठीक है, आया ना इतना समझ में। उसके बाद हमने क्या जाना था, हमने जाना कि ये तो हमारा क्रोमोसोमल बेसिस था ना। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन में बोनेलिया एक लार्वा होता है जो कि मरीन वॉर्म होता है, स्विमिंग लार्वा होता है। नो सेक्स, कोई भी सेक्स इसका नहीं होता है। तो ये क्या करता है, जब जिस जगह पे ये रहता है अगर वो नीचे कहीं सेटल हो जाता है तो उस जगह पे रहने से उसके इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ये फीमेल हो जाता है। वहीं इसी का जैसा दूसरा लार्वा अगर ऊपर ही रह जाता है और इसके आसपास कोई फीमेल है तो फीमेल की बॉडी से एक केमिकल रिलीज होता है जो इसकी बॉडी में एंटर करता है और उससे ये मेल बन जाता है। ठीक है, ऐसा ही टर्टल में देखा। टर्टल में क्या था, टेम्परेचर अगर 28 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो उस टाइम पे ये मेल बनाता है, 33 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है तो फीमेल बनाता है। और जब 28 डिग्री और से या 29 से 32 डिग्री के आसपास ही होते हैं तो 50% मेल और 50% फीमेल बनाते हैं। और सेक्स का डिटर्मिनेशन नॉन क्रोमोसोमल जीन की वजह से जब हम बात करते हैं तो जीन की वजह से होने वाला सेक्स डिटर्मिनेशन जीनिक डिटर्मिनेशन कहा जाता है। ये कुछ किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरिया फ्रूट फर्टिलिटी जीन में ये देखने को मिलता है। ठीक है, बैक्टीरिया में ये इस टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हालांकि अगर डिलीट नहीं हुआ होता तो ये अभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इवोल्यूशन वाला जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इवोल्यूशन के वो आपके हटा चुके हैं, CBSE की तरफ से वो हट चुका है। तो आपको इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना है, सिर्फ मेंडल के लॉ, मेंडल के बारे में और सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपने जानना है, इवोल्यूशन के बारे में आपने नहीं जानना है। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया है, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है अवर इन्वायरमेंट वाला चैप्टर हमने पढ़ना है, जिसमें हम इकोसिस्टम, इसके कंपोनेंट की बात करेंगे। और मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर है वो भी CBSE ने एलिमिनेट कर दिया है। तो अब हम हमारे 5th चैप्टर में एंटर करेंगे, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर होगा। शायद थोड़ा सा जाएगा ये भी लेंदी, आई थिंक बहुत लेंदी तो ये नहीं होगा, छोटा बहुत होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये ख़त्म हो चुका है। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमने पढ़ना है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। तो कंपोनेंट्स पढ़ेंगे इकोसिस्टम के, बायोटिक और एबायोटिक हम पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसमें जानेंगे फूड चेन क्या होती है, फूड वेब क्या होता है, यही सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़नी है। पिरामिड के बारे में हमने जानना है, पिरामिड ऑफ नंबर वगैरह, हम ये सारी चीज़ों के, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, बायोमैग्निफिकेशन, 10% लॉ के बारे में जानेंगे, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानेंगे, और सॉलिड वेस्ट एंड डिस्पोजल की हम बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे,
ओजोन डिप्लेशन की हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा ये चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा, आवर इन्वायरमेंट, और ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। ओके, तो आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, क्योंकि मेरा तो अब एक ही चैप्टर बचा है, तो मेरे हिसाब से तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब बाकी जो आपने करना है आप पूछिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछिए, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नोट्स बनाइए, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो नोट्स बनाइए, पढ़िए, समझिए, समझ नहीं आता है तो पूछिए। हैव अ नाइस डे।